Okay, class 8, how are you? I hope you all will be fine. So without any wait, let's look the chapter number first, agriculture management. Okay, so without any wait, देखते हैं. You can join, that is our official YouTube channel. Here you can also join. Okay, so let's look. Good. That is a चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. दैट मीन्स फसल का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है फसल को उगाते टाइम, प्रोडक्शन करते टाइम. तो चलिए आगे बढ़ेंगे. ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बात देखिए बच्चों, खाद डालना, हल चलाना, जो सीड है उनका जर्मिनेशन और उनको पानी देना, ये कुछ चीज़ें इसमें प्रैक्टिस में आती हैं. दैट मीन्स यदि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, दैट मीन्स ऐसे सारे किसान जो एग्रीकल्चर के थ्रू अपना जीवन यापन चलाते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू बेनिफिट कमाते हैं या उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह संभरती है, तो हम इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कह सकते हैं. एग्रीकल्चर में ना सिर्फ खेती बाड़ी करना बस नहीं आता, एनिमल रेयरिंग को भी एग्रीकल्चर में शामिल किया गया है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में शामिल किया गया है. देखिए, What is the agriculture? Agriculture actually है क्या? Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruit and vegetable and started hunting for animal for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born the agriculture. That means agriculture का उत्पत्ति किस तरीके से हुई, एग्रीकल्चर हमारे लाइफ में आया कैसे. तो देखिए, आज से करीब 10,000 BC के आसपास का टाइम है. BC इज़ नथिंग बट द बच्चों, ये सोशल साइंस का हिस्सा है. BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. दैट मीन्स ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला डेट. ओके, तो 10,000 BC पीपल वर नॉमिनेट, और जो पीपल है वह जाने जाते थे. दे वर वंडरिंग इन अ ग्रुप, वह हमेशा जब कभी भी उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना रहता था तो वह हमेशा ग्रुप में ही एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे, ताकि वो किसके लिए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे बच्चों, फूड के लिए और शेल्टर के लिए. दैट मीन्स उनको खाना चाहिए होता था, उनको एक आवास चाहिए होता था जहाँ वो आसानी से रह सकें. दे एट रॉ फ्रूट्स, और साथ में वो फ्रूट्स को ऐसे ही खा जाते थे बिना पकाए. ओके, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, और साथ में जब ये सारी चीज़ें मिलने लगे तब उन्होंने मीट की ओर अपना आकर्षण स्टार्ट किया और उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट किया. किसका बच्चों? एनिमल्स की. दैट मीन्स एनिमल को मारना स्टार्ट किया. वो पुराने ज़माने के लोग ने एनिमल को मारना स्टार्ट किया. किसके लिए? फूड के लिए, ताकि उसको अच्छे मात्रा में खाना मिल सके. बाद में यही क्या हुआ बच्चों, ये लगातार इस तरीके की प्रैक्टिस जो है थोड़ा सा मूव की और कल्टीवेटेड, दैट मीन्स कल्टीवेट करने की, जो लैंड को कल्टीवेट करने की उनको दिमाग में कुछ बात सूझी, जिससे वह राइस को प्रोड्यूस कर सके, वीट को प्रोड्यूस कर सके, ओके, एंड अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके जो है वो खाना खा सके, अपनी जीवन यापन कर सके इन द फॉर्म ऑफ फूड. और इस तरीके से एग्रीकल्चर जैसे वर्ड का जो राइज है या उत्पत्ति है वह माना जाता है. ओके, ये मिटा दूं मैं कुछ चीज़ें यहाँ से, जैसे कि ये जो अभी मैंने पेन चलाए हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वाली स्लाइड किस बात के जिक्र करता है उसके बारे में. ओके ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अपन लोग बात करेंगे व्हाट इज अ क्रॉप. हमने एग्रीकल्चर को देख लिया कि एग्रीकल्चर किस तरीके से उसकी उत्पत्ति है, किस तरीके से वह हमारे चलन में आया. अब हम देखेंगे कि जो क्रॉप है वह क्या होता है. ओके, सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक. व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो इन अ कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल. दैट मीन्स जब कभी भी अपन लोग एक ही तरीके के प्लांट स्पीसीज को एक ही जगह बहुत लार्ज क्वांटिटी में कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉप बोलते हैं. यू नो व्हाट आई एम से इज दैट हियर, कि एक ही तरीके के फसल को, एक ही तरीके के सीड को, ओके, एक ही तरीके के प्लांट को यदि हम लार्ज स्केल में किसी पर्टिकुलर एरिया में कल्टीवेट करते हैं या फिर उगाते हैं, उसको हम क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, दैट मीन्स गेहूं की फसल, मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन अ फील्ड दैट आर द व्हीट. दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है
कि जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें एक ही तरीके के प्लांट रहेंगे और प्लांट हैं, और वह किसका है, वीट का। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्रॉप ऑफ वीट। ओके, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं और देखिए ये एक ही तरीके के प्लांट की लार्ज स्केल में प्रोडक्शन है जिसको आप लोग सनफ्लावर बोलते हो बच्चों। ये आपका एक ही तरीके का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन है जिसको आप लोग धान की फसल बोलते हो कि या राइस क्रॉप बोलते हो। देखिए, यू ऑलरेडी नो that the crop are of different type like a cereals, vegetable and fruit. These can be classified on the basis of the season in which they grow. That means आप ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। ऐसे क्रॉपों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है जिसमें कुछ करेल्स कहे जाते हैं, कुछ वेजिटेबल कहे जाते हैं और कुछ प्लांट फ्रूट्स कहे जाते हैं, कुछ क्रॉप को फ्रूट्स बोलते हैं। These can be classified, इनको क्लासीफाई किया गया है इनके सीजनल बेसिस पर, जिस सीजन में ये आते हैं या उगते हैं। ओके, देखिए आगे बढ़िए। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में देखिए, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉप पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। दैट मीन्स इन डाइवर्सिटी की दुनिया में डिस्पाइट करें इस डाइवर्सिटी को तो दो ब्रॉड कैटेगरी क्रॉपिंग पैटर्न का देखने को मिलता है हमें इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज़ अ खरीफ क्रॉप, दैट इज़ अ फर्स्ट वन, और दूसरा आपको देखने को मिलता है रबी क्रॉप। तो ये आपका यहाँ देखिए, दैट इज़ अ रबी क्रॉप का ये है हिस्सा, रबी क्रॉप का हिस्सा है। ओके, और ये आपका आ जाएगा खरीफ क्रॉप का हिस्सा। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आए, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। आगे बढ़ेंगे। ओके, एक एक करके दोनों को समझते हैं कि रबी क्रॉप होता क्या है और खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप की। दैट मीन्स द क्रॉप विच आर सो इन द रेनी सीजन और कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। दैट मीन्स ऐसे सारे फसल, ऐसे सारे क्रॉप जिनकी पैदावार, जिनको ग्रो किया जाता है रेनी सीजन पे। ओके, फ्रॉम द जून टू द सितंबर और अक्टूबर, जून या जुलाई में बोवाई की जाती है और इसको अक्टूबर और नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 3 महीने में, तो ज़्यादातर जो टाइम पीरियड होता है इसका वो अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। उन सारे फसलों को अपन लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और साथ में द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम द जून टू सितंबर। दैट मीन्स यदि मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में रेनी सीजन का जो टाइम पीरियड रहता है वह जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक जाता है। और खरीफ क्रॉप में अपन लोग पैडी का प्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन्स धान का, मॉइस का प्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन्स ज्वार का, सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं, ओके, ग्राउंड्स नट का प्रोडक्शन करते हैं और कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल आ जाता है किसका, खरीफ क्रॉप का। ओके, तो जब कभी भी आपको खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल देना रहे तो आप बात करेंगे पैडी की, मॉइस की, सोयाबीन की, ग्राउंड्स नट की और कॉटन की। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं रबी क्रॉप की। रबी क्रॉप में क्या है बच्चों, द ग्रुप ग्रो इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड द रबी क्रॉप। दैट मीन्स ऐसे सारे क्रॉप जो कि विंटर सीजन पे, ठंडी के सीजन पर उगाए जाते हैं उनको अपन लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। और देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च। और इनका जो जनरली टाइम पीरियड रहता है जिसमें ये रबी क्रॉप उगाए जाते हैं वह अक्टूबर से स्टार्ट होकर के मार्च तक रहती है। ओके, आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, रबी क्रॉप विंटर के सीजन पर कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं। और रबी क्रॉप आर द व्हीट, दैट मीन्स गेहूँ, ग्राम दैट मीन्स चना, पी दैट मीन्स मटर की खेती की जाती है, मस्टर्ड की खेती की जाती है, लिनस्टीन का खेती की जाती है, बिसाइड दिस पल्सेस की खेती की जाती है। पल्सेस में आपका आ जाता है, पल्सेस इज नथिंग बट द दलहनी फसलें। ओके, वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है इन टाइम पे। ओके, आर ग्रो ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेस। और अलग अलग जगह पर इनको समर में क्या किया जाता है बच्चों, ग्रो किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको मैं मिटा दूं। यस, हमने देख लिया कि जो आपके फसल हैं, क्रॉप है, वह किस तरीके से ब्रॉडली क्लासीफाई है 2 कैटेगरी में, जिसको आप लोग खरीफ और रबी क्रॉप बोलते हो। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन की। दैट मीन्स हमें जब खेती करनी हो तो कौन कौन से स्टेप है जिससे होकर के गुजरना पड़ता है ताकि हमारा अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दैट मीन्स सबसे पहले हमें मिट्टी की जुताई करनी पड़ती है, मिट्टी को प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, जिसको आप लोग कह सकते हो। अब पुराने ज़माने में तो
पुराने ज़माने में तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए गाय बैल का यूज़ किया जाता था बच्चों, बैल का यूज़ किया जाता था, और आज भी करते हैं कुछ जगह, लेकिन उन जगहों को रिप्लेस करके आजकल ट्रैक्टर उन जगह पर आ गए हैं और ट्रैक्टर से ज़्यादातर किसान अब काम करने लगे हैं। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है फ्लैगिंग करना, फ्लैगिंग दैट मीन्स जुताई, मिट्टी को फाड़ना, ओके, ज़मीन और सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉविंग का मतलब होता है बुआई करना, बुआई करना मतलब किस तरीके से आप सीड को फील्ड में सोविंग करते हो, बोते हो। ओके, तो इसके कई मेथड होते हैं, कुछ मेथड में आपको डायरेक्टली ऐसे फेंक दी जाती है, कुछ मेथड में नर्सरी तैयार की जाती है, और कुछ मेथड में यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर वाला सॉइल होता है वहाँ तक सीड को छोड़ा जाता है। एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जैसे ही आपने ज़मीन बना लिया, आपको फ्लैगिंग हो गई, आपने बुवाई कर दी सीड की, उसके बाद उसमें कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देने की ज़रूरत पड़ती है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद। इसको आप लोग बोलेंगे मैन्योर ऐसा खाद जो कि ग्रीन वेजिटेबल, काऊ डंग से मिलकर के बना हो, यूरिन से मिलकर के बनी हो, और फर्टिलाइजर्स में आप क्या आ जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स में बच्चों, जो आप ऐसे खाद जो आप मार्केट से खरीदते हो। इसके बाद ये चीज़ें भी हमने दे दिया, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को दे दिया, अब हमें ज़रूरत पड़ता है कि इसकी इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब होता है पानी की सिंचाई करना, ओके, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यदि वीट जैसी फसलें हैं, गेहूं जैसी फसलें हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से इरिगेशन सिस्टम का भी बहुत अच्छा होना बेहद ज़रूरी रहता है। बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने मैन्योर दिया, पानी दिया, और साथ में प्रोटेक्ट फ्रॉम द बीड्स। बीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट जो कि आपकी क्रॉप के साथ ही आ जाते हैं, क्रॉप के साथ ही आ जाते हैं, ऐसे सारे अनवांटेड प्लांट को अपन लोग वीड्स कहते हैं। तो इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छा आजकल दवाइयाँ मिलने लगी हैं जिसको वेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड से भी बोला जाता है, और इसके थ्रू जो है आप उन वीड्स को या अनवांटेड प्लांट को अपने क्रॉप से अलग ईजिली कर पाते हो। ओके, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका यदि फसल बन के पक के तैयार हो गया, राइप हो गया, तो उसको काटना, हार्वेस्ट करना, काटना, और उसको उसकी हॉक से बाहर करना, निकालना। ओके, और उसके बाद जब आपको अनाज मिला तो उसको स्टोरेज कैपेसिटी कैसे करोगे आप, स्टोरेज की क्या प्रबंधन आपके पास में रहेगी। तो इन 7 स्टेप में अपन लोग जो है प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को समझने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट में देखते हैं अपन लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का यह फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, क्रॉप को ग्रोइंग होने से पहले का टाइम होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूज इट। दैट मीन्स कि सबसे फर्स्ट स्टेप है, और सबसे फर्स्ट स्टेप में ही थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है, जिसमें जो सॉइल होती है उसको पलटानी पड़ती है, सॉइल को लूज करना पड़ता है, सॉइल को टर्न करना पड़ता है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो फ्लैगिंग इसलिए की जाती, जुताई इसलिए की जाती ताकि जो आपकी फसल है, जो आपका सीड है, उसकी जो रूट है वह जमीन के अंदर तक, गहराइयों तक, हिस्सों तक जाकर मजबूत पकड़ बना सके। The loosened soil help in the growth of the earthworm and the microbes present in the soil। और साथ में जो लूज मिट्टी होती है, लूज सॉइल होती है, वह अर्थवॉर्म को बड़ा आसानी करता है, ताकि अर्थवॉर्म जो है उसको फर्टाइल सॉइल में बदल सके। ओके, फर्टाइल सॉइल में बदल सके, और साथ में कुछ माइक्रोब्स भी आपके सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं जो प्लांटों के लिए बेनिफिट होते हैं। ओके, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। और साथ में इसी होने की वजह से जिससे अर्थवॉर्म जो है नॉर्मल मिट्टी को खा करके उसको फर्टाइल सॉइल में बदल देता है, इसी वजह से इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर के नाम से भी जानी जाती है। और ये वाला लाइन आप लोग अंडरलाइन करोगे। Since the father turn and loosen the soil and add humus to it, that means, और ये जो अर्थवॉर्म है और कुछ माइक्रोब्स हैं, ये क्या कर देते हैं, सॉइल को, आपके खेत की ज़मीन को क्या कर देते हैं बच्चों, लूज कर देते हैं, और सॉइल में ऐड कर देते हैं किसको, ह्यूमस को। दैट मीन्स फर्टाइल सॉइल को बनाने की वजह से आपके खेतों में जो फर्टाइल सॉइल है उसकी मात्रा या लेवल इंक्रीज होने लगती है। आगे बढ़ेंगे। ओके, ये देख सकते हो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो फ्लैगिंग करने के लिए ये आप देख सकते हो एक तरीके का हल है, फ्लैगिंग मशीन है, जिससे मिट्टी को लूज की जाती है, मिट्टी को टर्न किया जाता है। और दूसरा ये देख सकते हो, ये भी एक तरीके की मशीन है जिससे मिट्टी को
क्या किया जाता है बेटा, टर्न किया जाता है, लूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, दैट मीन्स जो मिट्टी को लूज करना हो या उसको पलटना हो मिट्टी को, इस प्रोसेस को अपन लोग टाइलिंग या फिर फ्लैगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिंग या फ्लैगिंग। बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का हिस्से में ही आप इसको देख सकते हो, और ये वाला हिस्सा ये भी फ्लैगिंग ही है। ये क्या है बच्चों, दिस इज डन बाय द यूजिंग ऑफ द फ्लैग, और साथ में मिट्टी को लूज करने की जो प्रोसेस है वह फ्लैग के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। हल को फ्लैग कहते हैं इंग्लिश में। फ्लैग्स आर द मेड ऑफ वुड और आयरन। कुछ फ्लैग्स जो है वुड के बनाए जाते हैं। तो वो सारे बच्चे जिनके घरों में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है तो वो लोगों को अच्छा से पता होगा कि वुड के किस तरीके से फ्लैगिंग बनाए जाते हैं, फ्लैग बनाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वह आपके आयरन से मिलकर बने होते हैं, लोहे के होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, यदि सॉइल जो है बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, इट मे नीड टू वाटरिंग बिफोर फ्लैगिंग, तो हमें ज़रूरत पड़ता है कि मिट्टी में सबसे पहले सिंचाई करें, वाटर दें, उसके बाद उसको फ्लैगिंग करें। द फ्लैग्ड फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ द सॉइल कॉल्ड द क्रम। ओके, तो जैसे ही फ्लैगिंग होती है बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जो सॉइल है वह बड़े बड़े पार्टिकल के तौर पर निकल के आते हैं, और उन बड़े बड़े पार्टिकल को सॉइल के अपन लोग क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम्स। अब हमें ज़रूरी हो जाता है कि इन क्रम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। ओके, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में क्या हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धति में कौन कौन सी चीज़ें लागू की गई, कौन कौन सी चीज़ें लाई गई। देखिए, तो ये है आजकल मतलब बैलों वाले जो फ्लैग आते हैं उनकी जगह पर ट्रैक्टर यूज़ की जाते हैं। ओके, तो क्या लिखा, बिफोर सोविंग द सीड, सीडिंग को सोविंग करने से पहले, सीड को बुवाई करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि उन बड़े साइज़ के जो ग्रेन्स हैं उसको अपन लोग अच्छे से बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, और यह डन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स। कुछ टूल्स की मदद से उनको छोटे छोटे बारीक सॉइल पार्टिकल में तोड़े जाते हैं। द मैन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और इसमें से जो मैन टूल है जिसका यूज़ इस पर्पस के लिए किया जाता है वह आपका फ्लग है, हुई है और कल्टीवेटर है। तो कल्टीवेटर के थ्रू भी बड़े हिस्सों को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ा जाता है, फ्लग के द्वारा तोड़ा जाता है और हुई के द्वारा तोड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में आप देखोगे बच्चों फ्लैग, तो ये देख सकते हो एक किसान है, किस तरीके से जो बैल है, ऑक्स है, उसके गर्दन पे ये लकड़ी का बना हुआ हिस्सा लगा हुआ है। ओके, और ये वुडन से बना हुआ फ्लैग है। किससे बना हुआ है बच्चों, वुड से बना हुआ फ्लैग है। फ्लैग इज बीइंग यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम, और साथ में ये जो हल है बहुत पुराने टाइम से ही यूज़ किया जाता था टाइलिंग ऑफ द सॉइल के लिए। दैट मीन्स जो मिट्टी को टर्न करने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए बहुत ही पुरानी पद्धति है, जिसके थ्रू जो है अपन लोग वुडन का ये हमारे पास हल होता था, और उसके बाद दो ऑक्स की मदद से, दो बैलों की मदद से अपन लोग मिट्टी को लूज करते थे। ओके, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और साथ में जैसे ही हमने फ्लैग कर दिया, सोविंग करने के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ फर्टिलाइजर्स को अपन लोग क्रॉप में मिक्स करें। रिमूव वीड्स, जो अब हमारे क्रॉप के साथ में अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हमें फसल से, क्रॉप से बाहर करना होता है बच्चों। ओके, आगे बढ़िए। फ्लैगिंग में ही और चीज़ें हैं जो हमें समझना था। इट इज़ कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर, दैट मीन्स जो फ्लैग है वह स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत रहता है, ट्रायंगुलर रहता है, आयरन से बना हुआ हो सकता है, स्ट्रिप रहता है। इसको क्या बोला जाता है, फ्लैग सेयर बोला जाता है। दैट मीन्स फ्लैग सेयर किसको बोलोगे आप लोग, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को फ्लैग सेयर बोला जाता है, और ये वाले हिस्से को आप लोग फ्लैग सैप्ट बोलते हैं। फ्लैग सेयर और फ्लैग सॉफ्ट में अब समझ में आई बात है। दैट इज़ अ फ्लैग सेयर और ऊपर वाला फ्लैग सॉफ्ट। ओके, तो फ्लैग सेयर और फ्लैग सॉफ्ट में बात समझ में आई होंगी। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लैग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और जो मेन पार्ट रहता है फ्लैग का वो लॉन्ग रहता है, वुड से बना हुआ, जिसको अपन लोग फ्लैग सॉफ्ट भी बोलते हैं। दीज आर अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सॉफ्ट, और यह जो है एक तरीके से वन एंड सॉफ्ट द्वारा हैंडल किया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में अपन लोग बात करते हैं हुई की। हुई ये है, देख सकते हो, और किस पर्पस के लिए हुई का यूज़ किया जाता है। देखिए,
इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर द रिमूविंग वीड्स एंड द लूजिंग द सॉइल। दैट मीन्स ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, टूल्स है, जिसकी मदद जो है अपन लोग वीड्स जो अनवांटेड प्लांट रहते हैं उसको बाहर करने के लिए, मिट्टी से बाहर करने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए इस इक्विपमेंट का, इस टूल्स का मदद लिया जाता है, जिसको आप लोग वही बोलते हो। इट हैज़ द लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसके पास एक लंबा रॉड का हुक होता है। ओके, लॉन्ग रॉड ऑफ लोहे का हुक रहता है, रॉड रहता है। स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ब्रॉड एंड बैंड प्लेट रहता है आयरन का, फिक्स्ड रहता है टू वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक एंड में फिक्स रहते हैं। वर्क लाइक अ ब्लेड, और किस तरीके से काम करते हैं बच्चों, ये बैंड प्लेट जो है किस तरीके से काम करता है, लाइक अ ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल, और ये किसके द्वारा खींचा जाता है बच्चों, एनिमल के द्वारा खींची जाती है। किसको, इस हुई को, ताकि यह फसल से अनवांटेड प्लांट को, जिसको आप लोग वीड बोलते हो, अलग कर सकते हैं और मिट्टी को लूज कर सके। आगे बढ़ेंगे। ओके, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ये ट्रैक्टर को बोली जाती है, ट्रैक्टर के पीछे। ओके, नाउ डेज, इन दिनों जो है फ्लैगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर, फ्लैगिंग जो है जुताई करने का काम हो गया, टायरिंग करने का काम हो गया, वह ट्रैक्टर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ड्राइविंग की जाती है कल्टीवेटर के द्वारा। द यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, जो कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं तो लेबर के साथ साथ ये टाइम की भी बचत करता है। ओके, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ओके, आगे देखिए। सोविंग, दैट मीन्स यदि हमने मिट्टी का प्रिपरेशन कर लिया, अब हमें ज़रूरत है कि सीड की बोआई करें, सीड को बोएं। तो सोविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। दैट मीन्स जो सोविंग है, सीड की बुवाई है, वह क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग, जो मतलब सोइंग करने से पहले, बुवाई करने से पहले हमें चेक करना होता है कि कोई भी सीड गुड क्वालिटी की है कि नहीं है। ओके, ताकि हम अच्छे सीड को ही सेलेक्ट करें। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी सीड, और जो गुड क्वालिटी के सीड होते हैं वह साफ़ सुथरे और हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं और गुड वैरायटी के होते हैं। फार्मर प्रीफर यूज सीड विच गिव आ हाई यील्ड, और जो फार्मर है, किसान है, वह ऐसे सीड का यूज़ करता है ताकि उससे ज़्यादा मुनाफा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार हो। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर द सोविंग सीड। तो सीड को सोविंग करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यह होगा कि हम एक ऐसे टूल्स के बारे में जानें जिसके थ्रू जो है सोविंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके और आसानी से। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी में बात करते हैं। एक्टिविटी में यह आप देख सकते हो बच्चों, एक तरीके का बीकर है। क्या बोल रहा है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट्स विद द वाटर। एक बीकर लीजिए, हाफ वाले हिस्से तक पानी भरना है। ओके, पुट इट हैंडफुल ऑफ द व्हीट सीड एंड स्टिल वेल। उसके ऊपर जो है आपको व्हीट सीड मतलब गेहूं के कुछ सीड को उसके पानी में डाल देना है और उसके बाद अच्छे से उसको मिलाना है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना है। क्या होगा, ओके, ये देखिए हमने मिला दिया। ओके, ऑब्जर्व, आंसर करिए क्या हुआ, अच्छे से देखिए। आर दीज सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, मतलब कुछ सीड ऐसे होंगे जो कि बीकर के जो वाटर है उसके ऊपर सरफेस पर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। ओके, और जो वजन में ज़्यादा होंगे वो सिंक हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम वाले सरफेस पर। ओके, तो इससे क्या डिसाइड मिलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाई वुड दे बी लाइटर, जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हुआ कि वो लाइटर हो गए। डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयर फॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। दैट मीन्स इस वाले प्रोसेस का, इस वाले एक्टिविटी का यूज़ है हम सीड को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं बच्चों, कि किस तरीके के सीड को अपन लोगों सोविंग के लिए एक्सेप्ट करनी चाहिए, किस तरीके के सीड को हमें बोवाई के लिए सेलेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो इसलिए ये वाले एक्टिविटी को अपन लोग मापते हैं, जिसमें हल्के जो सीड रहते हैं और डैमेज सीड रहते हैं पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि वजनदार और हैवियर सीड जो रहते हैं वह सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, आगे देखिए। सोविंग, ट्रेडिशनल टूल्स क्या है सोविंग का, ट्रेडिशनल टूल्स है ये है। ओके, सोविंग का पुराने ज़माने की पद्धति, लेकिन इसका यूज़ है अब हमारे अब जो खेती होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, तो उसमें गेहूँ और फिर पल्सेस प्लांट के लिए इस तरीके के टेक्निक आज भी यूज़ किया जाता है। ओके, द टूल यूज द ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इन द शेप लाइक अ फनल। ओके, दैट मीन्स इस तरीके के जो आप हल चलाना देखते हो खेतों में बच्चों, तो वह एक तरीके के ट्रेडिशनल टूल्स है जिसका यूज़ जो है
सोविंग करने के लिए किया जाता था, और जैसे कि फनल का तौर पर। ओके, द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, जो सीड है वह फनल में भर दिया जाता था। पास डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप हैविंग, जो उसके बाद जो उसको पास डाउन किए जाते थे 2 और 3 हैविंग शार्प एंडेड, दीज एंड पर्स इनटू द सॉइल एंड द प्लेस सीड देयर। ओके, पेयर्स इनटू द सॉइल एंड द प्लेस सीड देयर, और साथ में जहां सीड को जरूरत रहता था वहां प्लेस कर दी जाती थी इन टेक्निकों की मदद से, इन टूल्स की मदद से। ओके, आगे बढ़ेंगे। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या होता है, ये देखिए इस तरीके की मशीन होती है सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज द यूज्ड फॉर सॉविंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। ओके, तो जो सीड ड्रिल है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ओके, अब पहले वाले में क्या था, ये आपका ट्रेडिशनल टूल था बुवाई करने का। सीड ड्रिल जो है आज के दिनों का है, मॉडर्न दिनों का है। उसमें क्या किए जाते हैं बच्चों, सीड ड्रिल की जाती है, इज यूज्ड फॉर द सोविंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की मदद से सीड को सोविंग करने के लिए सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। This tool show the seed uniformly at proper distance, और इस सीड ड्रिल की मदद से जो सीड है उनका सोविंग जो है बहुत यूनिफॉर्मली किया जाता है, प्रॉपर ढंग से की जाती है, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में की जाती है। गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर द सोविंग, जैसे ही सॉइल के अंदर सीड गया उसके बाद उसको ऊपर से ढक देता है कौन सा, सीड ड्रिल वाली जो मशीन आती है जिसका यूज ट्रैक्टर के थ्रू जो है किया जाता है। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड, तो मिट्टी से सोविंग सीड को ढकना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है बच्चों कि सपोज मानिए हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया और उस ऊपर से बुवाई कर दी, और हो सकता है कि वो सीड ऊपर ही रह जाएं और बर्ड आएँ और उन सीडों को खा करके निकल जाएं, तो आपने जितना बुवाई किया उतना भी प्रोडक्शन आपका नहीं होगा। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ती है सीड ड्रिल जैसे टेक्निक की, टूल्स की, जिसकी मदद से जो सीड है वह प्रॉपर डिस्टेंस या डीप तक जाते हैं और सीड ड्रिल की मदद से ही उसको दोबारा ढक दिया जाता है मिट्टी से। ओके, दिस प्रिवेंट डैमेज सीड बाय द बर्ड, सोइंग बाय द यूजिंग द सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। साथ में यदि हम इस सीड ड्रिल का यूज़ करें तो अपन लोग टाइम और लेबर दोनों बचा सकते हैं बच्चों। ओके, आगे देखिए। एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइजेशन, दैट इज द थर्ड प्रोसेस, जिसमें अपन लोग कुछ खाद को, जैविक खादों को, जिसमें वर्मी कंपोस्ट आ जाता है, आपका बायो कंपोस्ट आ जाता है, और फर्टिलाइजर्स में आपको देख सकते हैं यूरिया, डीएपी, ओके, पोटास, ना जाने कितने केमिकल फर्टिलाइजर्स आजकल आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको भी, अब हमारा फसल बोवाई हो गई, कुछ उसकी बढ़ोतरी हो गई, कुछ वो उसकी हाइट में डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, अब उसमें हमें ज़रूरत है कि उसकी और अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, ऐड करें। ओके, द सब्सटेंट विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड व्हाट बेटा, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंट जिसको मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि जो पौधे हैं उनको हेल्दी किया जा सके और उनको अच्छा खाना या न्यूट्रिशन मिल सके। ओके, तो उसको अपन लोग मैन्योर या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द क्रॉप, और ये डायरेक्टली सप्लाई करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिशन किसको, प्लांट को। दीज न्यूट्रिशन आर द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, और ये सारा न्यूट्रिशन जो प्लांट के द्वारा सोखे जाते हैं या मैन्योर और फर्टिलाइजर के तौर पर सॉइल को दिए जाते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन अ सर्टेन न्यूट्रिशन। ओके, तो लगातार यदि हम इन केमिकल खाद का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का लगातार यदि यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे यह सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी कम करती जाती है, तो एक तरीके से नुकसान ही है। आगे बढ़ेंगे। ओके, एडिंग एंड द फर्टिलाइजर्स, अब मैन्योर की बात कर लिया, फर्टिलाइजर्स का क्या है, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड अ मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिशन। ओके, तो इसी वजह से फर्टिलाइजर्स नुकसान करता है, इसी वजह से किसानों को ज़रूरत ये है कि वह मैन्योर को ऐड करें सॉइल के साथ में, ताकि आपकी जो ज़मीन है, आपका खेत है, उसको किसी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लगातार बढ़े। ओके, न्यूट्रिशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग, और इस तरीके से प्रोसेस के थ्रू यदि हम सॉइल को खाद प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको मैन्योरिंग कहा जाता है। इम्प्रॉपर और द अनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक ऑफ अ प्लांट। ओके, तो इन खाद के देने की वजह से, इन मैन्योर को प्रोवाइड करने की वजह से जो कमज़ोर प्लांट रहते हैं उनमें दोबारा हेल्दी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के तौर पर आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, व्हाट आर द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। ओके, मैन्योर की बात कर लिया, काऊ डंग होता है, घर के निकले हुए कूड़े करकट होते हैं। ओके, साथ में आप देख सकते हो यूरिन होता है गाय का, वो उसको
मैन्योर कहा जाता है, बर्मी कंपोस्ट, ओके, बर्मी कंपोस्ट, मैन्योर, ये सारी चीज़ें ये किसी तरीके से नुकसान नहीं करते। फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंट, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले खाद हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा प्रचुरता रहती है इसमें, ओके। फर्टिलाइजर्स आर द प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं बच्चों, फैक्ट्री के द्वारा। द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैड हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज द व्हीट एंड द पैडी एंड द मॉइस। तो ओके, तो फर्टिलाइजर्स मदद तो करते हैं किसानों को कि अच्छा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान है, सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट आर द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स हैं क्या, यहाँ देखिए, बट एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, ओके। तो एक बात तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं, और दूसरी वजह ये है कि ये वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ावा देते हैं बच्चों। कैसे, आपने खाद का यूज़ किया, यूरिया का यूज़ किया, डीएपी का यूज़ किया, पोटास का यूज़ किया अपने खेतों में, जैसे ही खूब तेज़ी बरसात आई, बरसात में के पानी में ये सारा खाद फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, और जैसे ही ऊपर का सरफेस वाला जब वाटर बह के जाता है और किसी नदी, नाले, तालाब, झरने इनमें जाकर के मिलता है, तो ये वाटर पोल्यूशन को ट्रिगर आउट करता है, ओके। आगे बढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ अ मैन्योर, मतलब मैन्योर का क्या एडवांटेज है, वो क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कॉन्सिडर बेटर देन द फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज, ओके, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स के, इसलिए क्योंकि इट इज़ इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि यह ज़मीन को इतना कैपेबल बनाती है ताकि जो ज़मीन है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्डिंग कर सके, ओके। और दूसरा इसलिए ज़रूरी है, इट इज़ मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज अ गैस बिकम ईजली, और साथ में यह मैन्योर फर्टिलाइज़र जो है सॉइल को बड़ा लूज़ बनाता है, जिससे जो गैसों का एक्सचेंज है वह आसानी से और सुविधापूर्वक हो सके। आगे बढ़ेंगे, ओके। एडवांटेज ऑफ द मैन्योर में और दो चीज़ें और कौन से शामिल करें, इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, दैट मीन्स वो सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, और छोटे माइक्रोब्स हो गया, और राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, इनकी प्रोडक्शन में भी ये मैन्योर हेल्प करते हैं, ओके। फ्रेंडली माइक्रोब्स के बढ़ाने में भी इनकी मदद है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और साथ में जो सॉइल की प्रोफाइल है उसको भी इम्प्रूव करने में मैन्योर मदद करता है। आगे देखिए, एक्टिविटी है क्या है, देखिए, टेक अ मूंग और अ ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट दीज इक्वल साइज सीडिंग आउट ऑफ दीज, नाउ टेक 3 empty glasses or similar vessels, make them A, B, C. To glass A, add little amount of the soil mixed with the little cow dung manure. In seed B, put the same amount of the soil mixed with the urea. Take the same amount of the soil glass C without adding anything. Now pour the same amount of the water in each glass and plant the seeding in them. Keep them in safe place and water them daily. After 7 and 10 days, observe their growth. That means, okay, क्या है मैं बताता हूँ आपको बच्चों। आपको 3 बीकर लेना है, जैसे यहाँ देख सकते हो, एक बीकर मैं यहाँ ले दिया, बीकर 1 A ये है, B ये है, और C ये है। इसमें आपको कुछ मिट्टी डालना है, मिट्टी तीनों में डालिए, मिट्टी तीनों में डाल दिया अपन लोगों ने। एक में आपको मैन्योर रखना है, मैन्योर मतलब होता है काऊ डंक वाले खाद डालिए, और प्लांट को सीड करिए, प्लांट यहाँ रख दीजिए। दूसरा प्लांट यहाँ लगाइए, और इसमें आपको यूरिया डालना है जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र है, और तीसरे में कुछ भी नहीं डालना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, ओके। डिड ऑल द प्लांट इन द ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेसेस, क्या तीनों तरीके के जो बीकर है या फिर ग्लास हैं उनमें सेम कैटेगरी में और एक ही साइज में ग्रोथ हुई है तीनों प्लांट, क्या, ये ऑब्जर्व करिए। विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और दूसरा ऑब्जर्व ये करना है कि कौन से ग्लास का हिस्सा सबसे अच्छा ग्रोथ किया है, ओके। वाज द ग्रोथ फैक्टर, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फैक्टर, और सबसे ज़्यादा कौन से ग्लास में जो ग्रोथ है उसका इफेक्ट हुआ है, इसके बारे में भी अपन लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, तो इस तरीके से जब आप ऑब्जर्व करते हो तो देखेंगे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर से बच्चों वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर दिया है, ओके, जबकि जिसमें खाद आपने नहीं मिलाया है उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। मैन्योर वाला मिडिल या मॉडरेट में ही रहा है। बात करते हैं डिफरेंस की किसके किसके बीच में, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं।
फर्टिलाइजर इज एंड द एनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल सॉल्ट होते हैं, वो एनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं बच्चों। मैन्योर में क्या है, ये नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर के बनते हैं। डिकम्पोज जब किया जाता है कैटल को, काउ डंग को, ह्यूमन वेस्ट को, प्लांट रेजिस्टेंस को, यूरिया को, यूरिन को, ओके नॉट अ यूरिया, यूरिन को, उसको अपन लोग मैन्योर बोलते हैं। दूसरा क्या है, अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, जो केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल खाद है, रासायनिक खाद है, उनको फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जबकि जो मैन्योर है वह आपके घर के अगल बगल पिट बना करके भी तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, अ फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, दैट मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर के यदि हम यूज करते हैं तो वह किसी तरीके से कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करवाती, ओके। जबकि मैन्योर जो है ह्यूमस की, सॉइल ह्यूमस को इंक्रीज करते हैं, उसके लेवल को। नेक्स्ट बात देखते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच एंड प्लांट न्यूट्रिशन लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट में रिचनेट रहते हैं, अबाउंटेंस ज़्यादा रहती है, जैसे या तो कैल्शियम ज़्यादा प्रोवाइड करवाना हो या तो नाइट्रोजन ज़्यादा प्रोवाइड करवाना हो प्लांट को, तो इसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। जबकि मैन्योर में ऐसा नहीं है, रिलेटिव लेस रिच अ प्लांट इज न्यूट्रिशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंट उसमें पाए जाते हैं मैन्योर में, जिस प्लांट को जिस तरीके से ज़रूरत होती है वह ऑब्जर्व कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इरिगेशन की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। हमने मिट्टी बना ली, मिट्टी बनाने के बाद जो है अपन लोगों ने बोवाई कर लिया, बोवाई करने के बाद जो है अपन लोगों ने खाद को मिक्स कर लिया। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम उसमें पानी दें, वाटरिंग करें। दैट मीन्स हमारा जो क्रॉप है उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखे होंगे गेहूँ की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, शुगर केन की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनको यदि सही तरीके से वाटरिंग ना की जाए तो ये सूख जाएंगे। तो वाटर या इरीगेशन सिस्टम का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव हैं जिनमें जीवन होता है, उन सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अच्छे से डेवलपमेंट हो, अच्छे से ग्रोथ हो, इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। किसके लिए? फ्लावर्स में, फ्रूट्स अच्छे से हों, सीड अच्छे से आए प्लांट में। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट, और जो वाटर है वह किसको द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं बच्चों? प्लांट रूट के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। मतलब रूट वाला जो हिस्सा रहता है प्लांट का, वो वाटर को ऑब्जर्व करता है। अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के साथ में मिनरल्स भी आते हैं, फर्टिलाइजर्स भी ऑब्जर्व किए जाते हैं प्लांट रूट के द्वारा। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ द वाटर। जो प्लांट है वह करीब करीब 90% हिस्सा जो है किससे भरा रहता है? वाटर से भरा रहता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो जर्मिनेशन है सीड का, वह कभी भी टेक प्लेस नहीं कर सकता ड्राई कंडीशन पे। मतलब ऐसे जहाँ पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, वहाँ आप बोवाई करके आ जाइए, वहाँ कैसे जर्मिनेशन होगा? जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि मॉइस्चर हो, पानी की मात्रा मिले। ओके, चलिए। इरिगेशन सिस्टम के बहुत अलग अलग तरीके के सिस्टम अपनाई जाती हैं। ड्रिल मेथड, कुछ नहर जैसे बनाया जाता है, कैनाल। ओके, हाँ, ये कैनाल से मुझे ध्यान आया बच्चों, यहाँ हिमाचल स्टेट में बहुत बड़ी बांध बनाई गई है, भाखड़ा नागल बांध है आई थिंक। ओके, तो वहाँ का से लेकर के राजस्थान में बरसात बहुत कम हो पाता है, वहाँ के लोगों को पानी बहुत मुसीबतों से मिल पाता है। इसी वजह से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह भाखड़ा नागल डैम से, दैट मीन्स हिमाचल स्टेट से लेकर के राजस्थान तक एक सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम बना के रखा है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, और इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल है, जिससे बांध का पानी आसानी से राजस्थान वाले कुछ एरिया तक पहुंचाए जाते हैं, राजस्थान के किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। ओके, तो ये तो इंपॉर्टेंट बात थी। आगे बढ़ेंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड द इरीगेशन। दैट मीन्स अलग अलग टाइम में पौधों को पानी देने की जो प्रोसेस है, सप्लाई करने की प्रोसेस है वाटर का, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग टाइम और फ्रिक्वेंसी और इंटरवल होता है पानी देने की। सॉइल इज सॉइल टू सॉइल एंड द सीजन टू सीजन। मिट्टी को मिट्टी से और सीजन टू सीजन में। आगे देखिए, सोर्स ऑफ द इरिगेशन, किस तरीके से, सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलते हैं सिंचाई के लिए? वो मिलेंगे वेल से, कुएँ से, ट्यूबवेल ड्रिल करवाई जाती है किसानों द्वारा खेतों में, पॉन्ड्स से मिलेंगे, तालाबों से, लेक से मिलेंगे, रिवर से मिलेंगे। ओके, डैम बनाए रहेंगे, कैनाल सिस्टम यदि है तो उसके थ्रू भी अपन लोग अपने फसलों को पानी दे सकते हैं। आगे देखिए, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने में कौन तरीके के मेथड यूज़ किए जाते थे फसलों की सिंचाई के लिए? ओके, तो देखिए, द वाटर अवेलेबल इन द वेल, जो कुएँ रहते थे, लेक रहते थे,
ओके, एंड कैनाल रहते तो उसमें पानी भरा रहता था, उसे लिफ्टेड किया जाता था, लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड। अलग अलग मेथड से उसको खेतों तक पहुंचाया जाता था, डिफरेंट रीजन में, अलग अलग रीजन के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के जो मेथड थे वह दिखाई देते थे। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, ताकि वह उसको खेतों तक पहुंचाया जा सकते। कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता था कुछ मेथड में, जिससे पानी को सिंचाई अच्छे से किया जा सके खेतों में। सो दीज मेथड आर द चीपर, इसी वजह से वह जो मेथड था पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल मेथड, वो चीपर कहे जाते थे, बट लेस एफिशिएंट, पर लेट एफिशिएंट था। वेरियस ट्रेडिशनल वे में कुछ जो हैं वह ये है, मोट सिस्टम ऑफ इरिगेशन और चैन पंप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इसमें पुली सिस्टम भी, मोट को पुली सिस्टम भी बोला जाता था और चैन पंप को चैन पंप मेथड ही बोलते थे। तो एक मेथड तो ये दिया गया है बच्चों, देखिए कुएं से पानी निकालो, यहाँ बाहर हिस्से में डालो और ये वाला हिस्सा जाकर के खेत से मिला हुआ है, इस तरीके से आप अपनी फसल की सिंचाई कर सकते थे। आज के दिन क्या हो गए, ट्रेडिशनल मेथड के जगह पर कुछ चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं। आजकल अब मोटर चलती हैं, इस तरीके के मोटर यूज़ होते हैं, इस तरीके के मोटर यूज़ होते हैं, ताकि आपको टाइम और लेबर के बचत के साथ जो है अच्छे से आप प्रॉपर ढंग से जो क्रॉप है उसको वो करवा पाएँ, क्रॉप है उसको पानी पहुंचा पाएँ। पंप आर कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर, पंप का यूज़ जो है वाटर को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। डीजल लगते हैं, बायोगैस लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ताकि जो पंप है उनमें वाटर को अच्छे से रन किया जा सके। ओके, आगे देखिए इरिगेशन मेथड पे मॉडर्न टेक्निक जो है वो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में एक मेथड ये है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम में, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ऐसे जगह पर जहाँ सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं रहती, उस जगह पर ये वाला सिस्टम वरदान है, जिसको आप लोग स्प्रिंकलर सिस्टम भी बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होती है, द परपेंडिकुलर पाइप होती है हैविंग रोटेटिंग, परपेंडिकुलर पाइप होती है वो रोटेट करता है। ओके, नोजल ऑन द टॉप, नोजल ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन, जो कि मेन पाइपलाइन से जुड़ी रहती है एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल रहता है उसका। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब वाटर को अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। आगे बढ़ेंगे, ड्रिल सिस्टम, ड्रिल सिस्टम, ड्रिल सिस्टम तो आप लोग जानते हो बच्चों। ड्रिल सिस्टम मतलब जहाँ पानी, प्लांट को पानी की ज़रूरत है तो उसको रूट तक पहुँचाने के जो सिस्टम है उसको अपन लोग ड्रिल सिस्टम बोलते हैं। और आजकल वो सारे किसानों के द्वारा इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है जो लोग सब्जियाँ उगाते हैं, जो लोग सब्जियों की खेती बाड़ी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो उनके द्वारा ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट द पोजीशन ऑफ द रूट। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है पोजीशन ऑफ द रूट में, सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इसी वजह से इस सिस्टम को ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। दैट मीन्स जितना प्लांट को ज़रूरत है उतना ही पानी उसको दिया जाए। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट एंड गार्डन एंड ट्रीज। ये बहुत अच्छा टेक्निक है पानी पहुंचाने का फ्रूट्स वाले गार्डन में, प्लांट वाले गार्डन पे और गार्डन और ऐसी जगह जहां ट्रीज पैदावार की जाती है, उगाए जाते हैं। ओके, ड्रिप सिस्टम पे क्या है, ये वाटर को प्लांट तक पहुंचाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचाता है, वाटर वेस्ट नहीं होता और साथ में यह उन रीजन के लिए वरदान है जहां पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ओके, आगे देखते हैं वीड्स एंड वीडिंग। वीड्स एंड वीडिंग क्या कहलाता है? वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट जो कि हमारे फसलों में आ जाते हैं, हमारे सब्जियों के फसल में आ जाते हैं, और वीडिंग का मतलब होता है उनको निकालना, अलग करना। ओके, इट इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड द वीड्स। अनडिजायरेबल प्लांट या अनवांटेड प्लांट जो कि जिसको नींदा बोलते हैं, और उसके लिए नींदानाशक यूज़ करते हो आप लोग, तो नींदानाशक को आप पेस्टिसाइड्स या वेस्टिसाइड्स बोल सकते हो। ओके, और वीडिंग का मतलब होता है नींदा को फसल से बाहर करना और मेड़ में फेंक देते हैं ना, वही मेथड। वीडिंग, वीडिंग का मतलब मैंने भी आपको अभी बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीड एंड वीडिंग, इसमें भी आप लोग अभी बता दिए, वही चीज़ें हैं वीड और वीडिंग में भी। चलो ओके, हार्वेस्टिंग, हमारा फसल पक करके राइप होकर के तैयार है, उसको हार्वेस्ट करना है, काटना है। किस मेथड से? हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप, इसको हंसिया बोलते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ की जाती है हंसिया, हंसल। ओके, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज़ अ इम्पोर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क है पूरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। दिस कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर
इस कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। जब प्लांट मैच्योर हो चुका होता है, क्रॉप मैच्योर हो चुका होता है, तो उसको कटिंग करने की जो प्रोसेस है उसको अपन लोग हार्वेस्ट कहते हैं। और कुछ हार्वेस्ट जो है कुछ आसान से टेक्निक द्वारा किए जाते हैं। हार्वेस्ट क्रॉप आर द पुल्ड आउट बाय कट क्लोज द ग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे वाले हिस्से से कटिंग की जाती है। ओके, इट यूजली टेक 3 to 4 मंथ फॉर द करील क्रॉप टू मैच्योर। 3 से 4 मंथ लगते हैं रेनी सीजन के फसलों को मैच्योर होने के लिए। तो उसमें क्या आ जाएगा, धान का फसल आ जाएगा, सोयाबीन की फसल आ जाएगी, हो गया, यही तो है मैन ज़्यादातर। ओके, अरहर। हार्वेस्टिंग में और देखिए, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज द एदर डन मैन्युअली बाय द सिकल। इसको सिकल बोलते हैं बच्चों। सिकल का मतलब होता है हंसिया, ओके, हंसल। उसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। मशीन यूज़ किया जाता है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं आप लोग। ओके, हार्वेस्टर बोलते हैं। तो हार्वेस्टर क्या करता है, आजकल ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं, हार्वेस्टर आते हैं जो सीधे फील्ड में ही उतरते हैं और तुरंत उसका सीड बना करके देते जाते हैं, और जो उसका वेस्ट है उसको अलग करते जाते हैं, शिफ्ट करते जाते हैं। इन द हार्वेस्ट क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप चॉप। ओके, तो चॉप से सीड को अलग करने की जो प्रोसेस है तो वो भी कंप्लीट कर ली जाती है। किसके प्रोसेस के थ्रू, थ्रेसिंग, थ्रेसर मशीन आती है ना, उसी के थ्रू जो है, थ्रेसिंग के थ्रू इनको अलग कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग ये है हार्वेस्टिंग मशीन जिससे फसलों को एक ही साथ में कटाई की जाती है, सेपरेट किया जाता है सीड को, और बाकी चीज़ों को अलग कर दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। ओके, बात करते हैं स्टोरेज की। हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन किया, अब इनको इकट्ठा कैसे रखें ताकि किस तरीके से नुकसान हमें झेलना ना पड़े। ओके, तो इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, प्रोड्यूस इन एक इम्पोर्टेंट टास्क। इफ़ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट इन द लॉन्गर टाइम, यदि हमें अपने सीड को लंबे समय के लिए रखना है, संभाल कर रखना है, तो हमें ज़रूरत है कि एक ऐसा जगह सेलेक्ट करें हम जहां मॉइस्चर ना हो, इंसेक्ट का इफेक्ट ना हो, रैट दैट मीन्स चूहे ना आए, ओके, और छोटे कीड़ों का प्रकोप ना हो। ऐसे जगह सेलेक्ट करते हैं किसके लिए बच्चों, स्टोरेज के लिए, इकट्ठा करके रखने के लिए। साथ में फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जो फ्रेश क्रॉप रहते हैं जो तुरंत आकर निकल के आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहती है। इट फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन सीड आर स्टोरेड विदाउट ड्राइंग, स्टोरेज विदाउट ड्राइंग, उनको सुखाए बिना ही रख दिया जाता है। दे मे गेट स्पॉइल, तो बाद में वह फूल जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म, और लूज हो जाते हैं देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। ओके, तो हमें नए जितने भी नए फसल अपन लोग उगाते हैं, नए सीड हमें हमको मिलते हैं, तो उसको सबसे पहले धूप में सुखा लेना चाहिए बच्चों। इसलिए धूप में सुखा लेना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर उनमें बना रहता है, और मॉइस्चर बने रहने की वजह से वह स्पॉइल हो जाते हैं और वह ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से जब कभी भी यदि स्टोरिंग कैपेसिटी अपनानी तो हमें उनको सुखा लेनी चाहिए। आगे देखिए, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग। तो यहाँ बोला गया कि जो फार्मर है, किसान हैं, वह जूट के बैग में उनको स्टोर करके रखता है और मेटलिक बिन में स्टोर करके रखता है। मेटलिक बिन वो है मेटल से बने हुए बर्नियाँ या फिर बड़े बड़े कंटेनर। ओके, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन बाय द सेलोस एंड द ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक अ रैट एंड इंसेक्ट। और कुछ बड़े लार्ज स्केल में यदि स्टोरेज करना हो तो दो अलग अलग चीज़ों का अपन लोग यूज़ करते हैं, जिनको आप लोग बोलते हो बच्चों सेलोस, और दूसरा क्या है आपका, सेलोस का यूज़ किया जाता है, और ये है ग्रेनरीज, इनका यूज़ किया जाता है ताकि इंसेक्ट से बचाया जा सके। ड्राइड नीम लीफ को मिला दिया जाता है, मतलब नीम के जो लीफ होते हैं ना, नीम के पत्ते, उनको मिला दिया जाता है ताकि स्टोर को फूड को स्टोर किया जा सकते घर में ही, और किस तरीके से कोई इंसेक्ट का इफेक्ट उसमें ना हो। स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इज़ अ बिग गोडाउन, बड़े गोदाउन पे लार्ज स्केल में इसको स्टोर किया जाता है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की जाती हैं, रिक्वायर के होती हैं, इसलिए क्योंकि हम छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचा सकें। 2-3 और बचे हुए हैं, उसके बाद ख़त्म होता है ये। ओके, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। कुछ फॉलोइंग टेबल है, उसको बनाइए। मिल्क कहाँ से मिलता है बच्चों आपको, काऊ से, बेफेलो से, सी गोट से और सी कैमल से। राइस कहाँ से मिलता है, तो राइस में आपका आ जाएगा बच्चों, राइस कहाँ से मिलता है आपको, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से, और नेक्स्ट लिख दीजिए यहाँ एग, एग मिलता है आपको हैन से, डक से,
ओके। और कुछ बचा है? यस, कुछ और लिख दीजिए। पल्सेस, इसमें लिख दीजिए पल्सेस प्लांट से। ओके, आगे बढ़िए। एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी में क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो इस टेबल को भरने के बाद हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जो प्लांट और एनिमल है वह अलग अलग तरीके के खाने हमें प्रोवाइड करवाते हैं। कई लोग जिंदा रहते हैं कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया का मतलब होता है ऐसे एरिया जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, कंज्यूम करते हैं फिश को, और पार्ट होता है उनका डाइट का। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री आपका लास्ट टॉपिक बच्चों। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों को पालना। ओके, एनिमल रेयरिंग एट द होम और इन अ फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विद द प्रॉपर फूड। तो ये कंप्लीट किया जाता है प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवा के, उनको अच्छा शेल्टर दे करके, केयर करके, और ये डन किया जाता है लार्ज स्केल में, और इसको अपन लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ओके, देखिए कीवर्ड क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं, क्रॉप क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, ग्रेनरीज क्या है, हार्वेस्टर क्या है, इरिगेशन क्या है, खरीफ, मैन्योर, फ्लग क्या है, रबी क्या है, सीड क्या है, सिलो, सोविंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, वेडिंग और विनोविंग। इन मेथड को आपको जानना है, एक कीवर्ड है, इनको कंप्लीट करना है बुक की मदद से। आगे देखिए, एनी क्वेश्चन प्लीज़, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, प्रिपेयर, चलो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर नंबर 2 के साथ में, तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच।